हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द क्लास। हम क्या कर रहे हैं? हम जेनेटिक्स स्टार्ट की है हमने। इससे पहले लेक्चर में हमने किया था बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स कि जो ये जेनेटिक्स के चैप्टर्स है हमारे पास, इसमें जितने भी बेसिक टर्म्स है वो सब कुछ हमने उसमें क्लियर कर ली है। ठीक है, तो एक बार इस लेक्चर को देखने से पहले वो वाला लेक्चर ज़रूर देख कर आना। मैं आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको उसका लिंक। तो बेसिक ऑफ जेनेटिक्स एक बार ज़रूर देख के आना। उससे आपको ये जो हम चैप्टर्स करने वाले हैं अभी बहुत ज़्यादा इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्या चैप्टर है? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये सब कुछ मैं पिछले लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ, छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ या दोबारा एक हल्का हल्का बता रहा हूँ आपको। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे हमारे पास? जी मेंडल, जिनके फुल फॉर्म है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इनका बर्थ कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को फादर ऑफ जेनेटिक्स है जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल, उनका बर्थ हुआ था। ठीक है, अब इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 1884 को, इनकी डेथ हुई थी। इससे क्वेश्चन नहीं बनता मैक्सिमम टाइम। जो क्वेश्चन आता वो आता है कि मेंडल ने किस प्लांट पर अपना काम किया था। ठीक है, तो मेंडल ने काम किया था, मेंडल वर्कड ऑन पाइसम सटाइवम, जिसको जो क्या है, गार्डन पी जिसको हम बोलते हैं, एडिबल पी हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी भाषा में बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो मटर का पौधा। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। इस पर क्या है, मेंडल ने काम किया था। ठीक है, अब मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट पर क्या काम किया था? ठीक है, तो मेंडल ने किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या किए थे मेंडल ने? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे 7 सालों तक। वो 7 सालें पूछ ली जाती है कई बार। 1856 से 1863 तक मेंडल ने क्या किया था? पी प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। अभी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या है, कंफ्यूज मत होना, ये हम अभी आगे आने वाले इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज अच्छे से समझेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है और इसके कुछ स्टेप्स थे, 2-3 स्टेप्स थे इसके, मेंडल ने जो बताए वो क्या स्टेप्स फॉलो किए थे उन्होंने, वो सब कुछ आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल है। इनका बर्थ 22 जुलाई 1882 को हुआ था, डेथ इनकी 1884 में हुई थी। एंड इन्होंने किस पर काम किया था? पाइसम सटाइवम यानी गार्डन पी, एडिबल पी पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, क्या काम किया था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितनी सालों तक किए थे? 7 सालों तक किए थे। और कब से कब तक किए थे? 1856 से 1863 तक इन्होंने काम किया था पी प्लांट के ऊपर। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक मिनट। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये है कि मेंडल भाई साहब बोलते थे, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट नॉट सम अदर एनिमल? ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी बोलती है कि ऐसा क्यों है। आपने कभी देखा है कि जो एलिफेंट है वो सिर्फ बेबी एलिफेंट को ही बर्थ देता है, किसी और एनिमल को बर्थ नहीं देता? ठीक है, वैसे ही वाई मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट? कि मैंगो सीड से मैंगो प्लांट ही बनता है, मैंगो सीड से क्या पियर का प्लांट नहीं बन सकता, एप्पल का प्लांट नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? ठीक है, अब वो क्यों का आंसर इस चैप्टर में हमने आज पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है कि ह्यूमन, अगर हम बात ह्यूमन की करें तो ह्यूमन का बेबी ह्यूमन ही होता है। और जैसे मैंगो सीड की बात की हमने, मैंगो सीड से मैंगो प्लांट ही बनेगा, वैसे ही एलिफेंट की बात की इन्होंने, एलिफेंट से एलिफेंट का बेबी ही बनेगा। और ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें हम जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है उसमें ऐसा ही होता है। ठीक है, अब एक और लाइन लिखी थी कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई सिबलिंग्स समटाइम लुक सो सिमिलर टू ईच अदर और समटाइम सो डिफरेंट? हमने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में, हमारे जो कजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम टाइम, कई टाइम हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलती है उनकी शक्ल या उनका फेस। ठीक है, कैसा होता है, हम बोलते भी आपस में कि इसका नाक तो इसके मदर की तरह है या इसकी तरह है, इसके फादर की तरह है, किसी ना किसी के साथ मिलाते रहते हैं हम। ठीक है,
तो क्या होता है कि कई बार सिबलिंग्स की क्या है सिमिलर से दिखते हैं, और कई बार क्या है बिल्कुल ही डिफरेंट से नजर आते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते, ठीक है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, वही हमें अभी आज इस चैप्टर में अब पढ़ना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, एक बार जेनेटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे तो जो बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स है उसमें क्लियर करवा चुका हूं मैं, आप वो लेक्चर देख सकते हैं, मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। अदरवाइज हम अभी देख ही रहे हैं कि जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ध्यान रखना, इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी को क्या बोला जाता है, जेनेटिक्स बोला जाता है। अब बात आती है इनहेरिटेंस की, कि अब ये इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। मतलब इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, जो कैरेक्टर्स है वो कहां से, पेरेंट्स से प्रोजेनी में आ रहे हैं। अब जो कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में आ रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखो जो कैरेक्टर पेरेंट्स से प्रोजेनी में आ रहे हैं और जिस प्रोसेस के थ्रू वो आ रहे हैं उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जो इनहेरिटेंस है वो किसका बेसिस है, हेरिडिटी का बेसिस है। अब हेरिडिटी और इनहेरिटेंस को सेम मत समझना। देखो इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उन कैरेक्टर्स के आने को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। मतलब जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो है हेरिडिटी, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोला जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएशन क्या होती है। अब वेरिएशन क्या है, वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब हम लोग क्या है, अब देखो ह्यूमन का बेबी क्या है, ह्यूमन ही है, लेकिन फिर भी वहां डिफरेंस है ना कुछ ना कुछ। अब वो जो डिफरेंस है, वो जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएशन बोलते हैं। तो ये क्या क्लियर हो गया, ये डेफिनेशंस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो एनसीईआरटी बोलती है ह्यूमन न्यूज फ्रॉम एज अर्ली एज 8,000 टू 10,000 BCs, सॉरी 8,000 टू 1,000 BCs, दैट वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। पहले ही ये ह्यूमंस को पता चल चुका था, बहुत पहले, कि जो वेरिएशंस आ रही है ह्यूमंस में या किसी में भी, जो भी ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आ रही है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। उनको इतना पता चल चुका था 8,000 से 1,000 BC के टाइम पर ही उनको ये पता चल चुका था कि जो ये वेरिएशंस है इनका राज कहाँ छुपा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा है। लेकिन है क्या वो एग्जैक्टली पता नहीं था, ठीक है। तो अब इसके बाद एक और टॉपिक है एनसीईआरटी में, वो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। तो वो देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है आखिरकार, ठीक है। तो देखते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग को। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं हम पहले, फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे। पहले हम पेन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब नाम में ही क्लियर हो जाना चाहिए, सिलेक्टिव यानी सिलेक्ट करना, ब्रीडिंग यानी ब्रीड करवाना, ठीक है। ये नाम से क्लियर हो जाएगा, बहुत ईजी है। अभी देखो हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एक हमने क्या, कऊ का एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। एनसीईआरटी में भी कऊ का ही एग्जाम्पल दिया हुआ। अब देखो एक हमने क्या ले ली, कऊ ले ली, ठीक है। अब ये कैसी कऊ है, ये है हमारे पास सुपीरियर कऊ। कैसी है, ध्यान रखना, ये हमारे पास कैसी है, सुपीरियर कऊ। मतलब इसका मिल्क प्रोडक्शन वो भी कैसा है, हाई है, ठीक है। और ये जो कऊ है ये कैसी हो जाएगी, सुपीरियर प्रोडक्शन, सॉरी, जो इसका मिल्क होगा उसका क्या है, मिल्क प्रोडक्शन क्या है, हाई है, मतलब बहुत ज्यादा दूध देगी नॉर्मल कऊ से, ठीक है। सेकंड थिंग क्या देखी हमने इसमें, कि जो इसका मिल्क है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसकी, ठीक है। अब दूसरा हम क्या ले लेंगे, सुपीरियर बुल ले लेंगे। क्या ले लिया हमने, सुपीरियर बुल ले लिया, ठीक है। हमने क्या लिया, सुपीरियर बुल ले लिया, ठीक है। अब ये सुपीरियर बुल है जो, इसको हमने क्या मेट करवा दिया, किसके साथ, सुपीरियर कऊ के साथ। जब हम सुपीरियर कऊ और सुपीरियर बुल को मेट करवाएंगे, जो इनका ऑफ स्प्रिंग होगा, इनका जो ऑफ स्प्रिंग आएगा तो वो भी कैसा होगा,
वो भी सुपीरियर होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, सुपीरियर होगा। यही क्या कहती है हमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग। मतलब हमने क्या किया, पहले सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद क्या कराई, ब्रीडिंग कराई, और हमें क्या मिल गया आगे, एक डिजायरेबल प्रोडक्ट यानी एक डिजायरेबल ऑफस्प्रिंग मिल गया। मतलब इसकी क्या है, अगर ये कऊ है तो इसकी क्या है, मिल्क प्रोडक्शन भी हाई होगी, और जो इसका मिल्क की न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। तो ध्यान रखने वाली बात यह है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है इसका, तो ध्यान रखना वो क्या है, साहीवाल। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया रे बाबा। क्या एग्जांपल दिया है, साहीवाल। साहीवाल काऊ, काऊ होती है साहीवाल काऊ इन पंजाब। साहीवाल काऊ किससे बनी है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से बनी है। तो ध्यान रखना इस बात को। तो क्या क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, या फिर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट में जाके बोलिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे यही वाले। तो क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी में अब नेक्स्ट करने वाले हैं, देखो अब आ रही है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल क्या बोले, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अभी करना है इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को, घबराना मत, आज के ही लेक्चर में करवाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी देखो, मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन पी, ये हमने भी पहले देख लिया था कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए फॉर 7 ईयर, कब तक, 7 साल के लिए, 1856 से 1863 तक। और क्या प्रपोज किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो मेंडल ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पे, और उस के बाद उन्होंने क्या वहां से प्रपोज किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को मेंडल भैया ने प्रपोज कर डाला। ठीक है, ये क्या किया मेंडल ने। अब देखो थोड़ी सी और बातें हैं जो एनसीईआरटी भी हमें बताना चाहती है और हमें पता भी होनी चाहिए। देखो कि जो मेंडल थे उनकी सक्सेस के पीछे क्या रीजन था, कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस। अब मेंडल ने काम तो किया लेकिन वो सक्सेस भी तो हुए ना। अब वो क्यों सक्सेस हुए, ऐसे क्या रीजंस थे, अब हमें वो देखने का है। ठीक है, तो देखो मेंडल क्यों सक्सेस हुए, मेंडल क्यों सक्सेस हुए। देखो मेंडल ने क्या किया, मैथमेटिकल टूल्स का यूज किया और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया। ठीक है, इस वर्ड में बहुत ज़्यादा फंबल करता हूं तो उसके लिए क्षमा कर देना छात्रों। तो देखो मेंडल ने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स और मैथ का यूज किया बायो में, पहली बार सोच सकते हो आप, मैथ का यूज किया बायो में, किसने, मेंडल भैया ने। मेंडल की रीजन के पीछे जो मेंडल की सक्सेस के पीछे जो रीजन थे वो बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेंडल ने मैथ का यूज किया बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एक तो नेक्स्ट लार्ज सैंपल साइज लिया, तो मतलब जितना लार्ज सैंपल साइज होगा उतना रिजल्ट क्रेडिबल होगा, मतलब मोर क्रेडिबिलिटी होगी वहां पर। मतलब समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज हमें क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन पता करनी है, इंडिया की पॉपुलेशन को हमें काउंट करना है। तो क्या, जैसे मैं हिमाचल से हूं, क्या मैं हिमाचल और पंजाब हरियाणा इन डिस्ट्रिक्ट्स की, इन स्टेट्स की मैं क्या करूं, अगर पॉपुलेशन को कैलकुलेट करूं, तो क्या मैं इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स की, इन 3 स्टेट्स की पॉपुलेशंस को कैलकुलेट करके इंडिया की सही पॉपुलेशन को बता सकता हूं? नहीं बता सकता ना, क्योंकि जो मेरा सैंपल एरिया है, जितना जो मेरा एरिया है वो क्या है, स्मॉल है, मैंने पूरा इंडिया कवर नहीं किया। ठीक है, वहीं अगर मैं पूरे इंडिया को कवर करूं, पूरी स्टेट्स है जितनी भी हमारी, सभी स्टेट्स में जाकर काउंट करूं, तो क्या है, मेरा रिजल्ट क्या है, मोर क्रेडिबल होगा, बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा, मुझे प्रॉपरली पता चलेगा कि कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है, वैसे ही मेंडल भैया ने क्या किया, स्मॉल साइज नहीं लिया, लार्ज सैंपल साइज लिया। अब जब लार्ज सैंपल साइज लिया तो क्या रिजल्ट क्या होंगे, मोर क्रेडिबल रिजल्ट वहां पर आएंगे। तो ये भी एक रीजन हो गया मेंडल की सक्सेस के पीछे। ठीक है, थर्ड, अब मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनके रिकॉर्ड संभाल कर रखे, ऐसे नहीं कि आज एक्सपेरिमेंट किया तो सब कुछ जला दिया, मिटा दिया और कल को सब कुछ प्रूफ ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। मेंडल ने क्या किया, सारे साथ जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनके रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखे। तो ये भी एक क्या है, सक्सेस का रीजन हुआ। सेकंड, अब मेंडल भैया ने एक्सपेरिमेंट तो किए,
तो उस एक्सपेरिमेंट के साथ साथ मेंडल ने उसकी थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया। ध्यान रखना कि मेंडल ने सभी जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनका इन्फरेंस दिया, उनको एक्सप्लेन किया, पूरी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया कि ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो ये किस तरह से किया, उसकी थ्योरी भी बताई। तो ये भी एक रीजन हुआ सक्सेस के पीछे। फिर नेक्स्ट, सक्सेसिव जनरेशन और सेम रिजल्ट्स, मतलब जितने भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट या जो भी एक्सपेरिमेंट किया मेंडल ने, उसमें क्या था, जब भी जिस भी जनरेशन में किया, ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट डिफरेंट आ रहे हो या रिजल्ट डिफर कर रहे हो, वैसा कुछ नहीं था। जो भी किया उसमें रिजल्ट क्या है, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास सभी जनरेशन में जो रिजल्ट आए वो सेम रिजल्ट्स थे। तो ये भी क्या था, ये भी मेंडल की सक्सेस के पीछे का एक रीजन था। तो क्या थे, क्या क्या रीजन हमने देखे। एक तो क्या देखा हमने कि सेम रिजल्ट्स आए जो भी एक्सपेरिमेंट किए। सेकंड, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे मेंडल जी के पास उसकी थ्योरी भी बताई उन्होंने, ठीक है। जितने एक्सपेरिमेंट किए उनका रिकॉर्ड भी संभाल कर रखा। लार्ज सैंपल साइज लिया, उसकी वजह से रिजल्ट क्या है, मोर क्रेडिबल रिजल्ट मिले हमें। मैथमेटिकल टूल्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज किया किसमें, बायो की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेंडल भैया ने। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे करते हैं। अब क्या हुआ, अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जो रह गई बतानी पीछे ही बता देते हैं। अब क्या हुआ था, देखो मेंडल ने क्या किया, मेंडल का जो काम है, देखो मेंडल ने कब से कब तक काम किया था, हमने भी देखा था पहले। मेंडल ने अपना जो काम किया था वो क्या था, 1856 से, राइटिंग पर मत जाइएगा बस छात्रों, 1856 से 63 तक, 1863 तक 7 सालों तक काम किया मेंडल ने, ठीक है। फिर मेंडल ने अपने काम को कब पब्लिश किया, मेंडल ने अपने काम को 2 साल बाद यानी 1865 में क्या किया, पब्लिश किया। क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल ने अपने काम को कब पब्लिश किया था, तो 1865 में मेंडल ने अपने काम को पब्लिश किया। फिर भी सेवरल ईयर्स, बहुत सारे सालों तक, मैनी ईयर्स तक मेंडल का काम क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। बहुत सालों तक मेंडल का काम क्या था, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, रिकॉग्निशन नहीं मिला मेंडल के काम को। उसके पीछे क्या रीजन थे, उसके पीछे रीजन ये थे कि सबसे पहले तो जो उस टाइम साइंटिस्ट थे और लोग थे वो बोलते थे कि ये पागल हो गए हैं मेंडल भैया कि मैथमेटिक्स का यूज करने लगे बायो में। लोगों को समझ नहीं आई मेंडल भैया की बात उस टाइम, ठीक है। एक और क्या था कि आजकल तो क्या है, हमें फेमस होना होता है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारे स्नैपचैट है और अदर प्लेटफॉर्म्स भी है। तो हमारे पास क्या है, इंटरनेट कनेक्शन है, और भी बहुत चीज़ें हैं कि हम क्या है, आज फेमस होना है तो आज वीडियो बनाई, रील बनाई और अपलोड कर ली, डाल दी तो हम फेमस हो जाते हैं, बहुत से लोगों को पता लगता है। बट उस टाइम में इस तरह की कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी, ठीक है। तो इस वजह से भी मेंडल का काम क्या है, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, ठीक है, बहुत सालों तक, मैनी ईयर्स, ठीक है। और फिर मेंडल के काम को कब रिकॉग्निशन मिला, ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है, 1900 में मेंडल का काम रिकॉग्नाइज्ड हुआ। ध्यान रखना, मेंडल का काम 1900 में रिकॉग्नाइज हुआ। यहां क्या समझी हमने बात, देखो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865, ठीक है। कब तक काम किया था, 1856 से 1863 तक, 7 सालों तक काम किया मेंडल भैया ने। और उसको पब्लिश कब किया, इन 1865 में, ठीक है। आफ्टर दैट मेंडल्स वर्क रिमेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। उसके पीछे रीजंस मैंने आपको बताए, ठीक है। और मेंडल्स वर्क गॉट रिकॉग्नाइज्ड इन 1900 में मेंडल के काम को रिकॉग्निशन मिली। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब ये जो 1900 में क्यों मिली भाई रिकॉग्निशन, इसके पीछे एक जादू हुआ। जो जादू हुआ वो अब हम आगे देखेंगे। कोई चमत्कार हुआ, क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ जिस वजह से क्या है, मेंडल के काम को रिकॉग्निशन मिला, ठीक है। पर दुख की बात यह है कि जब मेंडल के काम को रिकॉग्निशन मिला, कब मिला, 1900 में, हमने भी देखा उस टाइम बेचारे मेंडल भैया जिंदा नहीं थे, मतलब उनके जीते जी उन्हें देखने को नहीं मिला कि मैं इतना अच्छा काम भी करके चला गया, ठीक है। मेंडल को कब रिकॉग्निशन मिला, जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब,
1884 में मृत्यु हुई थी मेंडल भैया की, और काम को रिकग्निशन मिला 1900 में। तो मेंडल भैया को इस बात का दुख तो होता ही होगा, जहां से भी हमें देख रहे होंगे, लेकिन खुशी भी होती होगी कि आज ये हमें पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो फिर क्या हुआ, फिर एक जादू हुआ। मेंडल के काम को क्या किया गया, रीडिस्कवर्ड किया गया। मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया गया कब, ठीक है, 1900 में। जब 1900 में मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया, कब, 1900 में। ठीक है, अब कुछ फरिश्ते आए। ठीक है, क्या हुआ, एक मिनट, वेट फॉर अ मिनट। चलिए देखो देखो 1900 में मेंडल के काम को क्या किया गया, रीडिस्कवर किया गया। ध्यान रखना, तो 1900 में क्या हुआ, एक जादू हुआ। कुछ आकाश मार्ग से कुछ देवता लोग आए, कुछ फरिश्ते आए। वो कौन थे, वो 3 तरह के फरिश्ते थे, जिनका नाम है ह्यूगो डी वेरीज, कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन टेशमार्क। ये 3 साइंटिस्ट आए। इन तीनों साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को पढ़ा, और इन्हें पता लगा कि नहीं भैया, मेंडल बहुत अच्छा काम करके गए हैं। तो इन्होंने क्या है, 1900 में मेंडल के काम को प्रॉपरली स्टडी किया, और फिर मेंडल के काम को 1901 में, यानी 1901 में दोबारा पब्लिश कर दिया। ठीक है, 1901 में कब, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेंडल के काम को रीपब्लिश कब किया गया, तो ध्यान रखना भैया, 1901 में मेंडल के वर्क को रीपब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये क्या थी, ये थी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो ये भी ध्यान रखने वाली बतिया है, तो ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि वाई मेंडल चोज पी प्लांट। मेंडल भैया ने बैंगन का पौधा या फिर आलू का पौधा क्यों नहीं लिया, या कोई और प्लांट क्यों नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने क्या लिया, पी प्लांट ही क्यों लिया, ऐसा क्या था उसमें, तो वो देखते हैं। कुछ रीजन ही रहे होंगे ताकि उन्होंने पी प्लांट ही सिलेक्ट किया। देखो क्या था सबसे पहला रीजन, शॉर्टर लाइफ स्पेन। लाइफ स्पैन कैसा था, शॉर्ट लाइफ स्पैन था। मतलब भैया पेन ले लेते हैं, मतलब भैया जो लाइफ साइकिल है पी की या मटर की, वो एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, किसमें, 1 सीजन में कंप्लीट हो जाती है। मतलब 1 सीजन का मतलब है 3 to 4 months, 3 से 4 महीने में क्या है, खत्म हो जाती है। मतलब लाइफ स्पेन क्या है, शॉर्ट लाइफ स्पेन है। मतलब जब 3 से 4 महीने में खत्म हो रही है, तो हम साल में 2-3 बार स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या हो गया, प्लस पॉइंट हो गया एक। नेक्स्ट, जो पी प्लांट है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। मतलब एक ही पौधा के अंदर दोनों है, मेल एंड फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर। ठीक है, बट क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है इसमें। मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेट भी करवाई मैस्कुलेशन एंड बैगिंग के प्रोसेस से। ठीक है, वो भी समझेंगे आगे। अब नेक्स्ट, इजी टू ग्रो इन लैब। मतलब लैब में आसानी से क्या है, ग्रो कर सकता है पी प्लांट, तो ये भी क्या है, प्लस पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट शो करता है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब अगर टॉल है प्लांट तो टॉल है, अगर छोटा है प्लांट तो ड्वार्फ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मीडियम प्लांट भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड मतलब अगर प्लांट टॉल है तो टॉल है, स्मॉल है तो स्मॉल है, मतलब ड्वार्फ है तो ड्वार्फ है, बीच का कुछ भी नहीं है। जैसा एग्जांपल के लिए अगर हम अपनी बात ले लेते हैं, अगर भैया हम पे स्टडी करते हैं मेंडल भैया, तो कितना डिफिकल्ट होता ना। अगर हमारी हाइट की बात करो, हम 6 फुट के भी होते हैं, 5 फुट के भी होते हैं, कहीं कहीं तो 4 फुट के भी होते हैं। ठीक है, और 5 फुट 7 इंच भी है, 5 फुट 10 इंच भी है, 5 फुट 8 इंच भी है। तो क्या है, बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन जब बात यहाँ पी प्लांट की है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड शो करती है। मतलब टॉल है तो टॉल, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। क्या है, सीड्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, एक ट्रू ब्रीडिंग या फिर प्योर लाइन वैरायटी। अब ये क्या बला है बाबू भैया, ऐसे तो बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, फिर भी बताते हैं। ठीक है, अब ट्रू ब्रीडिंग यानी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो मेंडल ने अगर टॉल प्लांट लिया, देखो टी से लिख रहा हूं, अगर मेंडल ने टॉल प्लांट लिया, कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट लिया, तो उस, एक मिनट यहां साफ कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं।
ये समझ आ गया था ना ऊपर का? नहीं आया होगा फिर से समझा देंगे, आप बोलिएगा। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ। मेंडल ने अगर टॉल प्लांट लिया, टी मतलब टॉल प्लांट लिया, कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट, ठीक है, टॉल प्लांट लिया, उसको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया। वहां क्या कर दी, सेल्फ पॉलिनेशन की। तो जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो टी ही आएगा, कैपिटल ही आएगा। जितनी मर्जी बार सेल्फ पॉलिनेट करो, ये बीच में धोखा नहीं देता, क्या ही आएगा, कैपिटल यानी टॉल ही आएगा। फिर अगर ड्वार्फ के साथ किया, तो अगर ड्वार्फ की सेल्फ पॉलिनेशन की, तो वहां पर ड्वार्फ ही आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, यानी टॉल नहीं आएगा। तो मतलब प्योर लाइन वेराइटीज ही शो करता है कौन, पी प्लांट। तो ये भी क्या हो गया, एक प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं फटाफट। देखो, वाई मेंडल चोजेस पी प्लांट, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इसके पीछे का रीजन था कि शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है पी प्लांट का, मतलब एक सीजन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। एक सीजन मतलब 3 से 4 महीने के अंदर लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, मतलब साल में आप 2-3 बार स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल प्लांट था। बाइसेक्सुअल मतलब क्या है, हमारे पास दोनों के दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट में प्रेजेंट है, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग के प्रोसेस से, जो कि मेंडल भैया ने की थी। उसके बाद क्या था, इजी टू ग्रो इन लैब, लैब में ग्रो करने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, पी प्लांट। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी शो करता है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब अगर प्लांट टॉल है तो टॉल है, अगर ड्वार्फ है तो ड्वार्फ है। बीच का कुछ नहीं है कि मीडियम प्लांट भी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था वहां पर। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट है। हमें पता है कि जितना ज्यादा सीड्स होंगे, जितना नंबर लार्ज होगा, उतना मोर क्रेडिबल रिजल्ट हमारे पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू ब्रीडिंग एंड प्योर लाइन वेराइटीज प्रेजेंट थी, मतलब ट्रू ब्रीडिंग करवाएंगे जब हम प्लांट की, तो वहां पर क्या, प्योर लाइन वेराइटीज ही आएगी। मतलब समझा दे इजी भाषा में, तो अगर हम टॉल प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं, तो वहां पर ऑफस्प्रिंग टॉल ही आएगा, वो धोखा बीच में नहीं देगा कि कहीं गलती से ड्वार्फ आ गया। मतलब अगर ड्वार्फ प्लांट की सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो ड्वार्फ ही आएगा, टॉल की करेंगे तो टॉल ही आएगा, वो बीच में धोखाधड़ी नहीं करेगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया। ओके, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ प्योर लाइन वेराइटीज चूजन बाय मेंडल। मेंडल ने कितने नंबर ऑफ प्योर लाइन वेराइटीज को चूज किया था, छांटा था, सिलेक्ट किया था। तो ध्यान रखना है 7 पेयर थे और 14 प्योर लाइन वेराइटीज थी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, कितनी प्योर लाइन वेराइटीज थी, 14 प्योर लाइन वेराइटीज थी। एंड अगर हम पेयर्स की बात करें तो कितने पेयर्स थे, 7 पेयर थे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, भूलने का नहीं है। ठीक है, ये आपको शायद विजिबल ना हो, तो एक सेकंड दे मुझे, मैं आपको इसको जूम कर देता हूं। हम इसको जूम कर देते हैं, जूम हो जा, देखो। वैसे ये पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। हम इसको जूम किया, तो जूम करने के बाद देखा हमने, क्या दिखा हमें, एक मिनट, देखो, सीड शेप की बात करें, सीड शेप क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, अब इसके आगे 2 ट्रेट है, क्या ट्रेट, ये इधर कैरेक्टर लिखे है, ये ट्रेट्स लिखे है। ठीक है, 2 टाइप के ट्रेट्स है। अब जो इस साइड ट्रेट्स लिखे गए वो कैसे है, डोमिनेंट ट्रेट्स है, और ये जो है ये रिसेसिव ट्रेट्स है। अब डोमिनेंट ट्रेट्स अपने आप को क्या करते हैं, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। मतलब रिसेसिव ट्रेट तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब वहां पर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो, सीड शेप है, कैसी होगी, राउंड होगी या तो रिंकल्ड होगी। सीड कलर है वो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि डार्क येलो भी होगा, लाइट येलो होगा, डार्क ग्रीन होगा, लाइट ग्रीन होगा, इस तरह कुछ नहीं था। सिर्फ कैसा था, येलो था या तो ग्रीन था। येलो क्या था, डोमिनेंट था, ग्रीन क्या था, हमारे पास रिसेसिव ट्रेट था। वैसे ही फ्लावर कलर क्या था हमारे पास, वॉयलेट एंड व्हाइट। पॉड शेप फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन एंड हमारे पास क्या था, येलो था। वैसे ही एक सेकंड इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। वैसे ही अगर फ्लावर पोजीशन की बात करें हम, तो एक्सियल या फिर टर्मिनल। एक्सियल थी हमारे पास डोमिनेंट, टर्मिनल हमारे पास क्या है, रिसेसिव है। स्टेम हाइट की बात करें, पता ही आप लोगों को, टॉल या फिर ड्वार्फ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्या थे, ये जो मेंडल भैया ने प्योर लाइन वेराइटीज को सिलेक्ट किया था, ये ट्रेट्स और कैरेक्टर्स थे उनके। ओके, ये क्लियर हो गया। एक सेकंड दीजिएगा हमें, इसको मैं सेट कर लूं फिर से। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये थे कुछ ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स। अब आई बारी भैया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो इतनी देर से हम कंफ्यूज हो रहे थे अगर आप उसमें, तो अब उसको क्लियरली समझते कि आखिर ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है क्या है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की अगर हम पहले डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन या फिर इसको समझते कि मतलब क्या होता है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसमें क्या करते थे हम, इसमें मेंडल ने किया कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। क्या की मेंडल ने इसमें की मेंडल ने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। क्या की? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। राइटिंग पे मत जाना। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग परफॉर्म की मेंडल ने, मतलब मेंडल ने किया कि पी प्लांट की उन्होंने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की विद डिस्टिंक्ट ट्रेट, मतलब अलग अलग ट्रेट के साथ। उससे क्या पता चला, उसे उन्हें पता चला कि जो इनहेरिटेंस हो रही है कैरेक्टर्स की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उससे उन्हें वो पता चल पाया। मतलब अगर कंफ्यूज मत होना, फिर बता रहा हूं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किस लिए किए गए? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए गए कि जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट कर रहे हैं, वो किस वजह से इनहेरिट कर रहे हैं, कैसे इनहेरिट कर रहे हैं, उस चीज को स्टडी करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गया। अब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में क्या किया मेंडल ने कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की पी प्लांट की। ठीक है, अब कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की किसके साथ? डिस्टिंक्ट ट्रेट्स के साथ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट्स के साथ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की पी प्लांट की मेंडल ने, जिस वजह से उन्हें क्या पता चल सका, इनहेरिटेंस के बारे में पता चल सका कि जो कैरेक्टर इनहेरिट कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन, इसको मिटा देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला आपसे, इसमें पूछे जाते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि इसके क्या क्या स्टेप्स थे। तो इसके कितने, इसके 3 स्टेप्स थे, ध्यान रखना क्या क्या थे। सबसे पहला स्टेप है उनका सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स। सबसे पहले क्या करना है हमें, प्योर लाइन पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है, सबसे पहला काम। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगी, उसके बाद होगी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पहले हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद क्या करवाई उन्होंने, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। अब जब उन्होंने मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाई, तो हमें क्रॉस पॉलिनेशन से क्या मिली, F1 जनरेशन, या इसको फीलियल 1 जनरेशन भी बोला जाता है। F1 जनरेशन मिली। क्या? सबसे पहले देखो, प्योर लाइन पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है। जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन का रिजल्ट आएगा हमारे पास F1 जनरेशन। अब जब F1 जनरेशन आएगी तो F1 जनरेशन की हमें क्या करनी है, सेल्फिंग करनी है। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन की क्या करेंगे हम, फिर उसके बाद सेल्फिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स थे जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने परफॉर्म किए। अब इन तीनों को हमें डिटेल में करना है आगे, पहले कि किस तरह से हुआ था ये सब कुछ। ठीक है, तो वो किस में करेंगे हम, वो करेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करेंगे, यानी इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन की स्टडी में करेंगे, तो वो अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके भैया, देखो अब हम करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, पहले एक बार इसको प्रैक्टिकली यानी समझ लेते कैसे कैसे किया, फिर उसके बाद थ्योरी भी करेंगे इसकी। देखो, हमने इसके पहले नाम को समझते हैं। नाम क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना, मोनो मतलब एक, सिंगल, इसका मतलब इस मेंडल ने क्या किया, क्या थे, कितने कैरेक्टर थे हमारे पास, 7 कैरेक्टर्स थे, और उन 7 कैरेक्टर्स के कितने थे हमारे पास, 14 ट्रेट्स थे मेंडल ने लिए हुए पी प्लांट में। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, कि जो 7 कैरेक्टर थे, 7 में से 6 कैरेक्टर्स को क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं, और एक कैरेक्टर को क्या मान लेते हैं, डिफरेंट मान लेते हैं। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, 7 कैरेक्टर में से 6 कैरेक्टर को क्या मान लिया, सेम, एंड एक कैरेक्टर को मान लिया डिफरेंट। ठीक है, अब ये कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कि ये स्पेसिफिक जरूरी नहीं कि यही हो। ठीक है, तो सभी के साथ एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जब हम एक कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो अब उस एक कैरेक्टर की स्टडी को देखा जाएगा कि वो एक कैरेक्टर कौन सा था। तो मेंडल ने क्या लिया, स्टेम हाइट लिया। देखो अभी हम लेते हैं स्टेम हाइट।
स्टेम हाइट के बारे में लेंगे हम, ठीक है। एक मिनट इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे स्टेम हाइट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो हमने क्या देखा था कि हमने पहले पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहला काम है हमारा पेरेंट्स की सिलेक्शन करना। तो हमने क्या किया, हमने पेरेंट्स को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। हमने कौन से पेरेंट्स दिए थे अभी देख लिया था हमने, 6 कैरेक्टर को हमने सेम रखा, एक के साथ ही कर रहे तो हम अभी स्टेम हाइट की बात कर रहे थे। हमने क्या किया, स्टेम हाइट में क्या है हमारे पास, या तो प्लांट टॉल होगा या प्लांट क्या होगा, ड्वार्फ होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, मीडियम प्लांट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहला काम किया, सबसे पहला काम रहेगा हमारा प्लांट को, पेरेंट को सिलेक्ट करना। हमने पेरेंट्स को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट करेंगे हम गैमेट फॉर्मेशन। राइटिंग पे मत जाना, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब जब गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो पहले एक बात यहां ध्यान रखना, कैपिटल ये टॉल को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये हमें पता है क्यों करते हैं हम पहले से। स्मॉल टी, जिसको पता नहीं हो पिछला लेक्चर देख लो, ठीक है। ये डिनोट करना देख लिया हमने, ठीक है। अब देखो गैमेट फॉर्मेशन करेंगे जब हम, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों आ जाएंगे, यहां से दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा, ठीक है। दोनों सेम है ना, तो एक ही आएगा हमारे पास, ठीक है। यहां से क्या आएगा हमारे पास, कैपिटल टी आया, फिर यहां से कौन सा गैमेट आएगा हमारे पास, स्मॉल टी आ जाएगा। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी आया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गए, गैमेट्स आ गए दो तरह के। अब क्या होगा, नेक्स्ट मेंडल ने क्या किया था, उसके बाद मेंडल ने करवाई थी क्रॉसिंग, क्रॉस। मेंडल ने फिर क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। अब यहां से टी आया, कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी आया, स्मॉल टी। तो क्या बन गया हमारे पास बन गया स्मॉल टी कैपिटल टी, ये बन जाएगा हमारे पास ऑफस्प्रिंग। क्या होगा देखो, सबसे पहले हमने क्या किया ये, ठीक है। अब जब क्रॉसिंग के बाद जो आता था हमारे पास, उसको क्या बोला जाता था, अगर आपको ध्यान होगा, भी हमने पहले कहा था, उसको हम बोलते थे, वेट 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 वेट, क्या हो गया, उसको बोलते थे हम F1 जनरेशन। क्या बोलते थे, F1 जनरेशन। फिर से समझ रहे हैं, पेरेंट सिलेक्ट किए, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, मतलब टॉल एंड ड्वार्फ, दो हमारे पास क्या आगे, पेरेंट्स आगे। इनके गैमेट्स बनाए हमने, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनके बीच क्या कराया, क्रॉसिंग करवाई हमने, क्रॉस पॉलिनेशन करवाई। क्रॉस पॉलिनेशन के बाद क्या आई हमारे पास, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन क्या आई हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो अभी सबसे पहले, एक सेकेंड के लिए। अब नेक्स्ट चीज जो यहां से एक बार हमने समझनी है कि ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, जीनोटाइप। क्या बोलते हैं इसको हम, जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है, जीनोटाइप होता है जेनेटिक, जो भी हमारा पास जेनेटिक कंपोजिशन, ठीक है। जीनोटाइप हो जाएगी हमारे पास जेनेटिक कंपोजिशन, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, जीनोटाइप। अगर बात करें हम किसकी, फिनोटाइप की, अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, फिनोटाइप होता है, ठीक है। अब जीनोटाइप क्या है इस प्लांट का, कैपिटल टी स्मॉल टी। बात करें फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, टॉल। कैसा है ये, दिखने में टॉल प्लांट है। क्यों ये टॉल हुआ, यहां तो दोनों प्रेजेंट है भाई, दोनों जीन्स प्रेजेंट है। टॉल इसलिए हुआ क्योंकि हमें पता है कि ड्वार्फ यानी रिसेसिव ट्रेट अपने आप को तभी एक्सप्रेस करता है जब वहां पर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा, बट यहां पर डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल। मतलब इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मेंडल भैया ने एक और बात बोली थी कि जो F1 जनरेशन होगी वो अपने पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट की तरह दिखेगी। ये बात ध्यान रखना, फिनोटिपिकली वो अपने एक पेरेंट्स को रिजेंबल करेगी, दोनों को नहीं करेगी, एक को करेगी। देखो फिनोटाइप इसका क्या है, टॉल है, तो मतलब इन दोनों में इसके पेरेंट्स में टॉल कौन है, ये है, तो मतलब ये इसकी तरह दिख रही है ना आपको, ठीक है।
तो फिनोटिपिकली ये अपने एक पेरेंट को की तरह दिखेगी। अब ये कैसा है, ड्वार्फ है, तो ये ड्वार्फ नहीं है, इसलिए ये इसकी तरह नहीं दिखेगी, इसकी तरह दिखेगी। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, एक बार हल्का सा फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ हौच-पच हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको एक बार फिर से करते हैं। ये भैया क्यों नहीं मिट रहे, आप इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। देखो हमने सबसे पहला काम क्या किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने पेरेंट्स लिए। पेरेंट्स क्या लिए हमने, टॉल, लिखेंगे नहीं इसको, ऐसे ही करेंगे, हमें पता है साइंस। हमने क्या लिए, पेरेंट्स टॉल एंड ड्वार्फ पेरेंट्स लिए। इनके गैमेट्स बनाए, यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी आया। फिर क्या करा दिया हमने, क्रॉसिंग ओवर कराई। क्रॉसिंग ओवर कराई तो क्या बन गया हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास आ गया था, इसको सर्कल में लिख लेते ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब इनको अगर देखें तो ये क्या थे हमारे पास, सबसे पहला काम पेरेंट सिलेक्शन, देन क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉसिंग कराई। उसके बाद क्या आई हमारे पास, F1 जनरेशन आई हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगी, F1 जनरेशन हो जाएगी। अब कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, प्लांट का जीनोटाइप है। ये क्या है, जीनोटाइप है। फिनोटाइप क्या हो जाएगा इसका, फिनोटाइप क्या है, मैं पी लिख रहा हूँ, फिनोटाइप है हमारे पास इस प्लांट का टॉल। कैसा है, ये टॉल है। और एक बात हमने पढ़ी थी कि ये जो F1 जनरेशन होती है वो हमेशा दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स की तरह होती है, एक पेरेंट्स की तरह को रिजेंबल करती है। मतलब ये टॉल है तो ये इसकी तरह फिनोटिपिकली रिजेंबल करे, ये बात ध्यान रखना। अपने दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स को, ये बात ध्यान रखना, जीनोटिपिकली नहीं, फिनोटिपिक बात हो रही है, ठीक है। जीनोटाइप्स तो नहीं है ना सेम इनका, बट फिनोटिपिकली ये क्या है, सेम है, बिल्कुल टॉल ही दिख रही है। तो ये था हमारे पास अभी हमने जो देखा। अब इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं इसकी, फिर और क्लियर समझ आएगा जो ये अभी हमने चित्रकारी की थी, ठीक है। अब जब इसकी थ्योरी देखेंगे फिर उसके बाद करेंगे हम सेल्फिंग। सेल्फिंग रहती है ना अभी इसमें, फिर हम करेंगे सेल्फिंग। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या बोलती है इसकी, मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। यही हमने देखा, हमने भी यही किया था ना, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट को क्या किया, अभी हमने क्रॉस करवाया, किस लिए, ताकि हम वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मेंडल कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। इस क्रॉस से जितने भी सीड्स आए मेंडल ने उनको कलेक्ट किया और उनको ग्रू किया ताकि वो जनरेट कर सके प्लांट्स को फॉर द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। अब ये जो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन, ठीक है। जिसको फीलियल वन जनरेशन या फिर F1 जनरेशन क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, यहाँ लिख रहा हूं F1 जनरेशन है ये, फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, ठीक है, जिसको हम फीलियल वन जनरेशन भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी हमने देख लिया पीछे की F1 जनरेशन क्या होती है। फिर ही ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। हमने भी देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी आया था ना, क्या आया था, ये रिजल्ट था कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब तो ये कैसे थे, प्लांट टॉल ही थे। तो वही कह रहे हैं मेंडल भैया, मेंडल भैया भी तो क्या कह रहे हैं, मेंडल भैया का कहना भी तो यही है कि ही ऑब्जर्व्ड दैट ऑल F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल एंड लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। मतलब एक पेरेंट की तरह ही दिख रहे थे, मैंने भी बताया था आपको इससे पहले। और नन वर ड्वार्फ, वहां कोई भी ड्वार्फ नहीं था, ये हमने भी देख लिया इससे पहले। इसके बाद मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर द अदर पेयर ऑफ ट्रेट। जो दूसरे ट्रेट्स बचे थे 6 पेयर्स, उनके लिए भी मेंडल ने सेम ऑब्जर्वेशन बताई, क्योंकि मेंडल ने उन सबको भी स्टडी किया, वहां पर भी सेम ही हुआ, ठीक है। ही फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेंबल्ड आइदर वन ऑफ देयर पेरेंट्स। मतलब एक पेरेंट्स के साथ F1 क्या है, मिलता है फिनोटिपिकली, ध्यान रखना, भी हमने पीछे समझा था ये। एंड द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट्स वाज नॉट सीन इन देम। मतलब यहाँ पर जो दूसरा पेरेंट था हमारे पास ड्वार्फ, उसका कुछ भी उसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। तो अब आगे करते हैं नेक्स्ट, ये थी थ्योरीज की। अब हम करेंगे
सेल्फिंग, अब हमें करनी है सेल्फिंग। एक सेकंड दे दो मुझे, वाटर ब्रेक ले लूँ मैं, पानी। तो ठीक है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं सेल्फिंग के बारे में, सेल्फिंग कैसे करते हैं। तो देखो क्या आया था हमारे पास, सेल्फिंग करनी थी हमने किसकी, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करनी थी ना हमने, हमें पीछे देखा था अभी। तो F1 जनरेशन की बात लिख लेते पहले, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन क्या आई थी हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये थी हमारे पास F1 जनरेशन। इसकी क्या करनी, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, कंफ्यूज नहीं होना कि बहुत ही भारी सा नाम है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम होगा हमारा, पेरेंट्स लिख लेंगे। पेरेंट्स क्या हो जाएंगे सेल्फिंग के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे हम, क्रॉसिंग करेंगे, ठीक है। मतलब अब इसके क्या बनेंगे, सबसे पहले हमारा काम गैमेट्स बनाना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, ये दो तरह के हैं, तो दोनों के गैमेट्स बनेंगे, क्या है, गैमेट्स बनाने हैं। अब नेक्स्ट काम सेल्फिंग में क्या हो गया हमारा, गैमेट फॉर्मेशन। तो क्या गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या बन गया हमारे पास, गैमेट्स बन गए, ठीक है। अब ये गैमेट्स बने जो हमारे पास, ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ये गैमेट्स है ना जो भैया, ई करेंगे क्रॉस। क्रॉस कैसे करेंगे, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके दो मेथड्स है, एक तो हम ये लाइन खींच खींच के करते हैं, एक हमारे पास आसान सा मेथड है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है प्यूनिट, उनका नाम, पूरा नाम था रेजिनाल्ड सी प्यूनिट, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक प्यूनिट स्क्वायर बनाया कि ये जो तुम लाइन खींच खींच के कर रहे हो, ये हम प्यूनिट स्क्वायर से करेंगे ताकि ये बहुत आसानी से हो सके, ठीक है। वो भी अभी करेंगे, पहले हम देखते हैं ये दोनों मेथड हमें आने चाहिए, ठीक है, क्रॉसिंग के। तो देखो कैपिटल टी से करेगा, तो पहला गैमेट क्या बन जाएगा, कैपिटल टी क्रॉसिंग हुई, ठीक है। फिर अलग अलग कलर से करते हैं इसको ताकि हम कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट, फिर ये कैपिटल टी इस वाले टी के साथ भी क्रॉस करेगा। जब इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास, कैपिटल टी यहां से आया, स्मॉल टी यहां से आया, ठीक है। दो तरह के बन गए गैमेट्स। फिर और कौन सी प्रोबेबिलिटी है, और क्या बनेगा, नेक्स्ट ये वाला, ये स्मॉल टी इस वाले टी के साथ मैच कर जाएगा। अब जब ये येलो वाला मैच करेगा तो ये क्या बनेगा, स्मॉल टी यहां से आया, कैपिटल टी यहां से आया, ठीक है। फिर एक और करते हैं, तो इसका कुछ कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये स्मॉल टी किसके साथ, इस वाले के साथ भी क्रॉस करेगा। तो जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी यहां से आया, स्मॉल टी यहां से आया। तो ये चार तरह की गैमेट फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। तो सेल्फिंग के अंदर क्या होगा, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होगी। सबसे पहली बात, अब यहाँ क्वेश्चन आता है फिनोटाइप और जीनोटाइप पूछ लिया जाता है, रेशो पूछ ली जाती है उनकी, ठीक है। तो वो करने वाले हम, ये कौन सा, पहले हम ये मेथड देख लेते हैं। ये मेथड था हमारे पास नॉर्मल, जो हम लाइनें खींच खींच के बना रहे थे। फिर आए प्यूनिट भाई ने बताया हमें कि एक और भी आसान मेथड है मेरे पास, वो ट्राई करके देखो, बहुत आसानी से गैमेट्स बनेंगे, उसमें कंफ्यूजन भी नहीं होता, ठीक है। तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि प्यूनिट स्क्वायर कैसा है, ठीक है। देखो प्यूनिट भैया ने क्या किया, वो एक स्क्वायर बनाए। देखो प्यूनिट ने एक स्क्वायर बनाया इस तरह से, ऐसे ऐसे, एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया प्यूनिट भैया का। प्यूनिट भैया ने स्क्वायर ऐसे बनाया, ये इस तरह का एक स्क्वायर बनाया प्यूनिट ने, ठीक है। देखो ठीक है, इस तरह से उन्होंने, पेनेट जी ने एक स्क्वायर बना के दिया हमें, और उन्होंने बोला कि इसमें गैमेट्स को कैसे लिखना है। यहाँ पर एक पेरेंट के गैमेट यहाँ लिखोगे तुम, एक पेरेंट के गैमेट्स यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो हमारे पास पेरेंट क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लाइन क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा, ठीक है, छोड़ो। तो ये क्या हुए हमारे पास, दो तरह के गैमेट्स जो कि प्रेजेंट थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें सेल्फिंग करनी है। तो सेल्फिंग में क्या करेंगे हम, देखो अब यहाँ क्रॉसिंग करने के लिए बहुत, वहां लाइन खींचनी पड़ रही थी ना, यहाँ क्या करेंगे हम, इस टी को इस टी के साथ क्रॉस किया, कैपिटल टी, इस टी को, कैपिटल टी मतलब एक टी ये आया, एक टी ये आया, कैपिटल टी। फिर इसके साथ किया, एक कैपिटल टी यहां से आया, स्मॉल टी यहां से आया, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल टी कैपिटल टी,
स्मॉल टी यहां से आया, कैपिटल टी यहां से आया, यहां से स्मॉल टी आया, यहां से भी स्मॉल टी आया। तो ये बहुत इजी तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो ये इजी तरीका है, उसमें कंफ्यूजन होने वाला काम था, यहाँ पर बहुत आसान था, ठीक है। एक बार फिर बताता हूँ, कैपिटल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी यहाँ से आया, फिर इसने इसके साथ किया तो कैपिटल टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से, इस वाले ने इसके साथ किया तो ये स्मॉल टी फिर कैपिटल टी, इस वाले ने इसके साथ किया स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर हमने स्मॉल टी आगे लिखा है तो ये क्या है, ड्वार्फ होगा, नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक्सप्रेस तो हमेशा वही करेगा जब डोमिनेंट प्रेजेंट है तो डोमिनेंट ही करेगा। अगर रिसेसिव प्रेजेंट हो, अगर डोमिनेंट एब्सेंट होता तो रिसेसिव भले ही फिर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ देखा था, यहाँ से क्वेश्चन समझना था हमें, हमने पिनट स्क्वायर को भी देख लिया। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है, क्वेश्चन बनता है फिनोटाइप और जीनोटिपिक रेशो का, ठीक है। तो हमें लिखनी है जीनोटिपिक रेशो, जीनोटाइप लिखना है हमें रेशो में, और फिनोटाइप लिखना है फिनोटाइप। देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखो एक सेकंड दे दो, इसको इरेज करके भी खुला खुला लिखते हैं। जीनोटाइप यहाँ नहीं, यहाँ करेंगे, यहाँ ले लेते हैं हम जीनोटाइप, ये हम क्या रखेंगे जीनोटाइप, ठीक है। अब जीनोटाइप की बात करें हम जब, तो ये लिखेंगे हम जीनोटाइप को, दूसरा कलर लेते हैं। तो जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात, इस ये आसान सा तरीका बता रहा हूँ, कैपिटल टी लिख लेंगे पहले, रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी, रेशो स्मॉल टी, ये तीन प्रोबेबिलिटीज है ना हमारे पास है। तो देखो जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशो लिखना है तो देखो ये कितने हैं हमारे पास, कैपिटल टी एक ही प्रेजेंट है, एक, फिर रेशो का साइन, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, एक एक, दो दो, स्मॉल टी कितने हैं, एक। तो ये क्या हो जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1, ये हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो है। अब बात करें फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी क्या हो जाएगा, टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो जाएगा, टॉल, ये स्मॉल टी कैपिटल टी क्या हो जाएगा, टॉल। क्यों ये तीनों टॉल होंगे, अब इसका मुझे रीजन बताने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मैं सब कुछ बता चुका हूं। और ये स्मॉल टी क्या आ जाएगा, ड्वार्फ। अब पहले बात करेंगे टॉल की, कितने टॉल हो गए, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3, रेशो ड्वार्फ कितने हैं, 1 1। तो जो फिनोटिपिक रेशो है वो होगा 3:1, जीनोटिपिक रेशो होगा 1:2:1। तो ध्यान रखना, पूछा क्या जाता है जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो ये याद हो जाना चाहिए, 1:2:1 इज जीनोटिपिक रेशो, 3:1 इज फिनोटिपिक रेशो। क्लियर हो गया। तो ये था यूनिट्स की एंड, इसको मिटा देते हैं। अगर नोट्स आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको मुफ्त बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो एक सेकंड दीजिएगा, इसको इरेज कर दे। तो ये थी सेल्फिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम आगे, सेल्फिंग के बाद कुछ थ्योरी है थोड़ी सी मेंडल भैया ने और लिखी हुई, एनसीईआरटी में ऊपर लेते हैं कि मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट एंड ही फाउंड दैट, अब देखो जो सेल्फिंग थी उसकी थ्योरी यही है कि मेंडल बता रहे हैं कि मेंडल ने क्या किया, F1 प्लांट्स थे जो टॉल F1 प्लांट्स थे उनको क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट किया मेंडल ने, ठीक है। F1 जनरेशन आई थी जो, उसको क्या किया मेंडल ने, सेल्फ पॉलिनेट किया, एंड ही फाउंड कि F2 जनरेशन सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स वर ड्वार्फ। मतलब जब मेंडल ने टॉल प्लांट्स को F1 जनरेशन को क्या किया, क्रॉस किया, तो F2 जनरेशन में क्या देखा उन्होंने कि कुछ प्लांट्स ड्वार्फ भी प्रेजेंट है। हमने तो टॉल ही क्रॉस करवाए थे बट वहां पर कुछ ड्वार्फ भी प्रेजेंट थे। तो मतलब जो
ट्रेट्स ने अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं किया था, उन्होंने अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, यही हमने देखा था कि एक ड्वार्फ भी आया था हमारे पास F2 जनरेशन में। ठीक है, तो वही बता रहे कि मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द tall F1 plants and he found that in the F2 generation some of the offsprings were dwarf. The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. ठीक है, सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड विद द अदर ट्रेड्स, दूसरी ट्रेड्स के साथ भी किया उन्होंने, दूसरे करेक्टर्स के साथ, तो भी उन्हें सिमिलर रिजल्ट ही मिले कि F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा जो ट्रेड, वो F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब F2 जनरेशन में दोनों के दोनों करेक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे। ठीक है, बट जो एक्सप्रेस कर रहे थे वो किस प्रोपोर्शन में एक्सप्रेस किया उन्होंने अपने आप को, 3:1 में, हमने भी पीछे देख लिया था। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड डिड नॉट शो ब्लेंडिंग, ध्यान रखना कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं जो वो किसी भी तरह की ब्लेंडिंग को शो नहीं करते। मतलब कि कैपिटल टी तो हमने लिख लिया टॉल, तो फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को भी हम टॉल क्यों बोल रहे हैं? फिर तो ऐसा होना चाहिए था ना कि अगर ब्लेंडिंग होती कैपिटल टी स्मॉल टी को हमें मीडियम प्लांट बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। तो मतलब जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, तो मेंडल भैया का ये कहना था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी का डायग्राम, इससे सेल्फिंग और आसानी से समझ आएगी। क्या हुआ था, पेरेंट्स को हमने क्या किया, पेरेंट लिए सबसे पहले क्या, पेरेंट थे टॉल एंड ड्वार्फ को, फिर उसके बाद क्या किया हमने, उनमें क्रॉसिंग करवाई, क्रॉसिंग के बाद क्या आई, F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन कैसी थी हमारे पास, टॉल थी। ठीक है, पूरी की पूरी क्या थी, टॉल थी, भले ही टॉल थी बट इंटरनली क्या थे उनके जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थी वो कैपिटल टी स्मॉल टी थी, तो ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसकी टॉल टॉल की हमने क्या की, सेल्फिंग की। जब हमने सेल्फिंग की तो हमारे पास F2 जनरेशन आई। F2 जनरेशन में क्या है हमारे पास, टॉल भी आ गया, ड्वार्फ भी आ गया, तो दोनों करेक्टर्स ने क्या किया वहां पर, शो किया किस प्रोपोर्शन में, 3:1 के प्रोपोर्शन में दोनों के दोनों कैरेक्टर्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो एक मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम। आई थिंक इट इज विजिबल नाउ। ओके, ठीक है, तो फिर कुछ और थ्योरी दी है मेंडल भैया ने, वो पढ़ लेते हैं। मेंडल प्रपोज दैट something was being stably passed down unchanged from parents to offspring through the gametes over successive generation। मेंडल ने क्या देखा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में स्टेबली और बिना चेंज हुए गैमेट्स के थ्रू पास हो रहा है। अब वो जो पास हो रहा था, मेंडल ने उसको क्या बोला, ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स। मेंडल ने उसको फैक्टर बोला। ठीक है, अब इस फैक्टर को क्या है, ये फैक्टर है जीन। अब हम इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मेंडल ने क्या बोला था, जीन को फैक्टर बोला था, तो ध्यान रखने वाली बात है। नाउ जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो भी इनहेरिटेंस हो रही है उसका यूनिट क्या है हमारे पास, जीन ही है। ठीक है, जीन विच कोड फॉर, ये अपीयर लिख दिया यहां पर, सॉरी ये अपीयर नहीं है, गलती होगी, ये अपेयर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट आर नोन एज अलील्स, दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन्स। ये हम पिछले लेक्चर में सब कुछ क्लियरली कर चुके हैं कि जीन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है। ठीक है, सब कुछ देखा है हमने उसमें। ठीक है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है, फिर एलील्स क्या है, एलिलोमॉर्फ एलील, सब कुछ उसमें हमने देख लिया है, तो वो कृपया देख लें आप जाकर। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ी सी थ्योरी थी। और अब एक चीज और देखनी है अभी हमने, प्यूनेट स्क्वायर। हमने प्यूनेट स्क्वायर तो देख लिया कि कैसा होता है वो प्रैक्टिकली। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं उसकी कि थियोटिकल क्या है वो। ठीक है, प्यूनेट स्क्वायर डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे एक, ठीक है, जिनका क्या नाम था, रेजिनाल्ड सी प्यूनेट। रेजिनाल्ड सी प्यूनेट ने उसको क्या किया था, डेवलप्ड किया था, जो कि क्या थे, ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या थी कि क्या है ये, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन जेनेटिक क्रॉस। मतलब ये क्या है कि एक जेनेटिक क्रॉस के अंदर ऑफस्प्रिंग की जितनी भी पॉसिबल जीनोटाइप्स है उसके
की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है ये ग्राफिकल तरीके से। कौन? पिनेट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद द गैमेट्स आर रिटन ऑन टू साइड्स यूजुअली ऑन द टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम। यही हमने देखा था कि एक टॉप रो में लिखा हमने, एक लेफ्ट कॉलम में हमने लिखा था। क्लियर हुआ। तो ये था इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी, इसके बारे में थी ये थ्योरी, पिनेट स्क्वायर की थ्योरी थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको बोलेंगे थैंक यू। ठीक है, यू कम डब्ल्यू ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अब हम आपको बोल रहे हैं थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे बाकी का रेस्ट नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए बाय बाय। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपका क्या काम है, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।